नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम इतिहास संबंधी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड करते हैं। तो आज हम संपूर्ण प्राचीन भारत का MCQ फॉर्मेट में द एंड, जी हाँ, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। इसी नाम की हम सीरीज चला रहे हैं, यानी कि संपूर्ण प्राचीन भारत, होल एंशिएंट इंडिया को MCQ फॉर्मेट में फिनिश करने वाले हैं। तो इस कड़ी में हम 6 वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं और आज ये हमारा 7वां पार्ट है, जो कि नवपाषाण काल पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अतः अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित किन नवपाषाणकालीन स्थलों से राख के टीले मिले हैं। ये पूछ रहा है कि इनमें से किन किन स्थलों से राख के टीले मिले हैं, मतलब राख का ढेर। टीला मतलब होता है एक बड़ा सा ढेर। ऑप्शन है हमारे उतनूर, कुपगल, कोडेकल, पल्लवे, ये हमारे ऑप्शन हैं। ABC, BCD, ACD या ऑल। तो आपको बताओ कि इन सभी के सभी जगहों से राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले यहाँ से क्यों मिले हैं? क्योंकि आपको बताओ कि RS शर्मा लिखते हैं इसके बारे में, इतिहासकार रामशरण शर्मा, कि ये लोग खंबे और पशुपालक थे, तो खंबे और खूंटे गाड़ कर मवेशियों के बारे बनाते थे। बार मतलब क्या हुआ कि चारों साइड से घिरा हुआ इलाका, अंदर में मवेशी रहा, पशु सब रहा, पालतू पशु सब, और उसके बीच में ये लोग मौसमी शिविर बना के भी रहते थे। और इन सब में क्या करते थे, ये लोग गोबर जमा करते थे। और जब और लास्ट में जब बहुत सारा गोबर जमा हो जाता था तो सारे शिविर स्थल में आग लगाकर उसे साफ़ कर देते, ताकि अगले मौसम में फिर उसमें शिविर लगाया जा सके। ऐसा RS शर्मा लिखते हैं। वही एक दूसरा मत है कि राख के टीले कहे जाने वाले स्थलों पर गोबरों के ढेरों को जलाए जाने की पुनरावृत्ति दिखलाई देती है। ये दरअसल नवपाषाणकालीन मवेशियों के बारे हैं, जो कि अभी हम अध्ययन किए हैं, जिनके चारों तरफ से वृक्षों की टहनियों से घेर दिया जाता था। गोबर के ढेर को वार्षिक उत्सवों के अवसर पर जलाया जाता था। ठीक। और आपको बताओ कि प्रायद्वीपीय भारत के पशुपालकों में आज भी यह प्रथा देखी जाती है। तो ये जो भी हो कि ये जो राख के टीले मिलने की बात है, तो ये गोबर के ही जलाए जाने के अवशेष है। वो पशुओं के बारह में जो जितने सारे पशु रहते थे, तो उतने सारे गोबर भी होंगे, तो फिर उसको जला दिया जाता था हर एक साल। तो ये जो सारे के सारे स्थल है, सभी से राख के टीलों का अवशेष मिला है। अब है दक्षिण एशिया में सुपारी का प्राचीनतम प्रमाण किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिला। ये हमारा प्रश्न है कि एक नवपाषाणकालीन स्थल है, वहाँ से सुपारी का प्रमाण मिला है। और वो सुपारी का प्रमाण ऐसा है कि पूरे दक्षिण एशिया में प्राचीनतम प्रमाण है, मतलब सबसे पहले मिला है। करकुंडी, कल्लूर, वाटगल, यमास्की। तो आपको बताओ कि ये नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से सुपारी का प्राचीनतम प्रमाण मिला है सुपारी का, वो है वाटगल। और ये सुपारी या कसैली का दक्षिण एशिया में प्राचीनतम प्रमाण है। और आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि ये जो सुपारी के टुकड़े वाटगल से मिले हैं, वो जंगली प्रजाति के थे। समझ गए? जंगली प्रजाति के थे, न कि जनरल जो यूज होता है। तो यहाँ पे वाटगल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस नवपाषाणकालीन स्थल से कब्रों में प्राप्त शवों को दफनाने से पहले गेरुए रंग से रंगे जाने का साक्ष्य मिला है। ये हमारा प्रश्न है कि मतलब कौन सा वो नवपाषाण काल का स्थल है जहाँ पर शव को दफनाने से पहले गेरुआ रंग से रंग दिया जाता था। बताइए, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है। तो ये जो मतलब कि विकल्प है सुगरू, मेहरगढ़, कब्बाला या निम्बरपुर, इसमें से कहाँ से ऐसा मिला है? तो आपको बताओ कि ये जो अवशेष ऐसे मिले हैं कि शव को दफनाने से पहले गेरुए रंग से रंगा जाता था, तो वह स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के कब्रों से प्राप्त शवों को दफनाने से पहले लाल गेरुए रंग से रंगा जाना शायद उर्वरा संबंधी आस्था का द्योतक था। बुर्जहोम से प्राप्त मनुष्य व जानवर के संयुक्त कब्र इनके बीच बन रहे संबंधों को दर्शाते हैं। तो ये जो मतलब कि
सवाल था हमारा कि गिरवा रंग जो कब्र में वो जो दफन करने से पहले लिपटे हुए होते थे, या मतलब कि रंग गिरवे रंग से रंगे जाते थे, तो वह स्थल है आपका मेहरगढ़। किस नवपाषाणकालीन स्थल पर लोग वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे? ये हमारा अगला प्रश्न है, आपका 89 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे मास्की, सिनवार, चिरांद या गुर्जर। तो आपको बताओ कि चिरांद वो नवपाषाणकालीन स्थल था जहाँ लोग वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे। यहाँ घरों में चूल्हे पाए गए हैं। एक अर्धवृत्ताकार झोपड़ी है। अर्धवृत्ताकार जानते हैं ना, वृत्त हो गया ऐसे पूरा गोल, और अर्धवृत्त इसको आधा से काट दिए, यानी कि ऐसा हो गया। तो इस टाइप की झोपड़ी मिली है। और फिर साथ ही साथ आपको बताएं कि विशेष प्रकार के एकाधिक चूल्हों की प्राप्ति के आधार पर इसे सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र माना गया है। घरों के बीच मिट्टी से बनी चार दीवारी भी देखी गई है। और यहाँ से प्राप्त फसल, यहाँ से प्राप्त मतलब चिरांद से प्राप्त फसल में चावल, गेहूँ, मूंग व मसूर शामिल है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा चिरांद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल चोपनी मांडो से कुछ दूरी पर स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। यानी एक मध्य पाषाण का काल का स्थल है चोपनी मांडो, उसी से कुछ दूरी पर स्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल भी है। वो कौन सा है, ये आपका प्रश्न है। गुंटाकल, हलाकुंडी, महागड़ा या काकाबड़ा। तो आपको बताओ कि वो जो स्थल है वो है महागड़ा। यहाँ से 20 झोपड़ियों से संबंधित फर्श और खंबा छिद्र चिन्हित किए गए। खंबा छिद्र मिट्टी के ढेर में सरकंडे और बांस के छाप के संकेत। यहाँ पे मिट्टी के जो ढेर मिले हैं उसमें सरकंडे और बांस के छाप भी मिले हैं। तो वह यह संकेत करता है कि झोपड़ियों के दीवार भीत के बनाए गए थे। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल चोपनी मंडो से कुछ दूरी पर स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। तो चोपनी मंडो से कुछ दूरी पर है महागड़ा। अब अगला प्रश्न है कि राणा घुंडई की खुदाई किन्होंने की? राणा घुंडई की खुदाई किन्होंने की, ये कहा है? राणा घुंडई पाकिस्तान में है। तो राणा घुंडई की खुदाई पूछ रहा है किन्होंने की, व्हीलर, मार्शल, रॉस या केवई। तो आपको बताओ कि लोरालाई घाटी में राणा घुंडई की खुदाई 1930 के दशक में ब्रिगेडियर रॉस ने की थी। और 1950 ईस्वी में फेयर सर्विस ने पुनः इसकी जांच पड़ताल की। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ से घोड़े या गधे के जबड़े के 4 दांत मिले हैं। तो ब्रिगेडियर रॉस ये मतलब कि खुदाईकर्ता के साथ साथ ये पशु चिकित्सक भी थे। इन्होंने इन दांतों को घोड़ा का माना, मतलब ये जो जबड़े मिले जिसमें 4 दांत थे, तो इन्होंने माना कि ये घोड़ा का, हॉर्सेस का है। पर अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं हुए। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा राणा घुंडई की खुदाई 1930 ईस्वी में ये रॉस महोदय ने की थी, जिनका पूरा नाम क्या है कि ये जो रॉस महोदय है उनका पूरा नाम ऐसे बोलते हैं, मतलब कि टाइटल आके ब्रिगेडियर रॉस। अब फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्तरीय संदर्भों में नवपाषाण युग का आरंभ कब होता है? मतलब ये प्रश्न है हमारा कि विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग का आरंभ कब से मानते हैं? 7000 BC, 9000 BC, 5000 BC, 2500 BC। इसमें जितने BC दिए गए हैं सब के सब का कुछ ना कुछ महत्व है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय 7000 BC माना गया है। लेकिन विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग का आरंभ 9000 BC में होता है। और आपको बताओ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली जिसका 7000 BC का माना गया, 7000 ईसा पूर्व। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। अरब में 5000 BC से पहले इस स्थान के लोग मृदभांड का प्रयोग नहीं करते थे। वही विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाणकालीन स्थलों को 5000 BC तक पुराना बताया गया है, किंतु समांतर दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाणकालीन बस्तियाँ 2500 BC से अधिक पुरानी नहीं है। और भारत के कुछ दक्षिण पूर्वी भागों में तो ऐसे स्थल मात्र 1000 BC के, यानी मतलब इतने कम पुराने हैं, 1000 साल ही। तो ये हो गया 9000 BC, इसका उत्तर हो जाएगा। नवपाषाणकालीन स्थल गुफकराल का क्या अर्थ है? ये तो आप देखिए, ये आसान प्रश्न आपको लगता है कि गुफकराल आप एकदम जनरली से कुम्हार की गुफा पढ़ते आए हैं।
कि गुफ कराल का अर्थ है। लेकिन यहाँ पर आपको डरावनी गुफा, कुलाल, दोनों, नन ऑफ दीज, क्या ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ दीज होगा कि कुम्हार की गुफा होगा? क्या लगता है आपको? तो आपको बताओ कि ये प्रश्न आसान होते हुए भी मैंने इसलिए शामिल किया कि गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ वैसे कुम्हार की गुफा होता है, और उसी को कुलाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? कुलाल। तो कुलाल मतलब ही कुम्हार की गुफा होता है। तो आपको बताओ कि नवपाषाणकालीन स्थल गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि व पशुपालन दोनों करते थे। गुफ कराल श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, जो कि आपके पिछले वीडियो में होमवर्क भी था, जो कि आपको हमने कमेंट बॉक्स में जवाब देने को कहा था कि इसका प्रश्न का जवाब लिखे कि भीमबेटका की गुफा में बने चित्र किस काल के हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, दोनों या कोई नहीं? तो आपको बताओ कि ये जो भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र है, ये पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल दोनों के हैं। भीमबेटका भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण विंध्य पर्वत में अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक बने हैं। कर्नाटक, ठीक। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि भीमबेटका के गुफाओं में बने चित्र किस काल के हैं, तो पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल दोनों के दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। और जो आज के लिए आपका होमवर्क है कि किस नवपाषाणकालीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं या मिला है? चिरांद, लहुरादेव, बुर्जहोम या महागढ़ा? इसमें से आपको जो सही लगता है कमेंट बॉक्स में 95 का ABCD सही जवाब लिखें। इस तरह से हमारा ये वीडियो संपूर्ण प्राचीन भारत MCQ फॉर्मेट में द एंड सीरीज का 7वां पार्ट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। सवाल का जवाब तो कमेंट में लिखना ही है। और भी कुछ सुझाव है या आपके पास कोई सवाल है या आपको किसी वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहे तो वो लिखे। संपूर्ण प्राचीन भारत को हम कंटिन्यू खत्म कर रहे हैं। एकदम शानदार क्वेश्चन ला के हमको इसी तरह यूँ ही समाप्त कर देंगे। आपको कुछ कुछ प्रश्न आसान लगते होंगे तो उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि उसकी जो व्याख्या होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं 0 से लेके इन्फाइनाइट तक, यानी कि नक से सिख तक, सिख से नक तक, यानी कि स्टार्ट से एंड तक कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए मैं कुछ आसान भी लेता, कुछ मुश्किल भी लेता, कुछ बहुत मुश्किल भी लेता, मतलब हर चीज़ को शामिल करता हूँ। और मैं इसी तरह पूरे प्राचीन भारत को MCQ फॉर्मेट में दैंड करूँगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला। अतः आप खूब अच्छे से पढ़ाई करें, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। संपूर्ण आधुनिक भारत MCQ फॉर्मेट में दैंड वो भी सीरीज है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम टाइम टू टाइम चाहिए। और फिर आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।